हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर, दैट इज़ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं इस पूरे चैप्टर को बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट करा सकूं, और ये उन सभी के लिए बेनिफिशियल होने वाला है जो कि एग्ज़ाम से कुछ मिनट पहले पूरे चैप्टर को कंप्लीट क्विक रिवीजन करना चाहते हैं। तो इसमें कंप्लीट चैप्टर आपका कवर हो जाएगा, और जितने भी साइंटिफिक नेम्स जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं ये पूरा इसमें से कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है वो होता है लैक्टोबैसिलस। ये लैक्टोबैसिलस ऐसा बैक्टीरिया है जो कि कर्ड के अंदर हमें मिलता है, और ये लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। कर्ड में विटामिन B12 और केसिन प्रोटीन पाया जाता है। तो लैक्टोबैसिलस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट करता है। दूसरा आता है सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाई। सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाई एक ईस्ट है जो कि बेकर्स ईस्ट के नाम से हम इसको जानते हैं, और ब्रीवर्स ईस्ट के नाम से भी हम इसको जानते हैं, क्योंकि वाइन फॉर्मेशन के लिए, बियर फॉर्मेशन के लिए, या जितने भी हमारे अल्कोहल बेवरेज प्रोडक्ट हैं उन सभी के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और इसके बिना उन सब की फॉर्मेशन नहीं पॉसिबल। बेकर्स ईस्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ब्रेड फॉर्मेशन के लिए या बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें सैक्रोमाइसिस सेरेविसियाई यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसको बेकर ईस्ट भी बोला जाता है। थर्ड है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मैनी। इसको हम स्विस चीज़ के नाम से भी जानते हैं क्योंकि चीज़ फॉर्मेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद आता है पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। ये भी एक डिफरेंट काइंड का जो चीज़ है जो कि काफ़ी जगह पे यूज़ होता है, जिसको हम रॉकफोर्टी चीज़ के नाम से जानते हैं, और इसको जो जिससे बनाया जाता है उस बैक्टीरिया का नाम है पेनिसिलिन, सॉरी नॉट बैक्टीरिया, इट्स फंगस। तो ये है पेनिसिलिन रॉकफोर्टी। आफ्टर दैट पेनिसिलियम नोटेटम, ये भी एक फंजाई है, और इससे हम काफ़ी सारी एंटीबायोटिक्स भी बना सकते हैं। और आपको पता भी होगा कि जो पहली हमारी एंटीबायोटिक थी जो कि बनाई गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, तो ये भी पेनिसिलियम नोटेटम से ही बनाई गई थी। एसिटोबैक्टर एसिटी, जो कि एसिटिक एसिड फॉर्मेशन के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, जिससे कि ब्यूटाइलिक एसिड फॉर्मेशन होती है। और इसके बाद ब्यूटाइलिक एसिड के अलावा एस्परजिलस नाइगर है जो कि सिट्रिक एसिड फॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ये एस्परजिलस नाइगर काफ़ी जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं उनमें पाया जाता है। उसके बाद है कुछ एंजाइम्स जो कि प्रोटीज, बैक्टीनेज और लाइपेज हैं। जैसे कि जो सौंफ होती है हमारी, उसमें लाइपेज प्रेजेंट होता है, जिससे कि जो भी कपड़ों पे ऑयली स्टेन है वो रिमूव हो जाता है। और प्रोटीज और पैक्टीनेज, जैसे कि जो फ्रूट जूस होता है हमारा घर पे जो बनता है और मार्केट से जो हम लेके आते हैं, उन दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि दोनों में क्यों इतना डिफरेंस होता है, घर का जो जूस है और जो मार्केट से हम खरीदते हैं वो दोनों अलग अलग टाइप के क्यों होते हैं। तो प्रोटीज और पैक्टीनेज उसमें यूज़ किया जाता है, जिससे कि वो बिल्कुल क्लियर दिखता है हमें। घर का जूस बना, उसके जो घर का जूस होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी ज़्यादा होती है, और जबकि जो मार्केट से हम लेके आते हैं वो बहुत ही क्लियर होता है क्योंकि वो प्रोटीज और पैक्टीनेज से ट्रीट कराया गया होता है, इसीलिए। इसके बाद आता है स्टैटिन मोनेस्कस परप्यूरस, जिसको हम कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग एजेंट के नाम से भी जानते हैं। और स्टैटिन जो इसका स्टैटिन जो है ये बनता किससे है, मोनेस्कस परप्यूरस, ये इसका साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिससे स्टैटिन बनाया जाता है। और अगर किसी को ब्लड, जैसे कि कई बार कार्डियक पेशेंट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो जाता है, तो इसको कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर किसी की बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो जाता है उसके ब्लड में, जिससे ब्लड प्रेशर की दिक्कत होती है, तो ये कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग एजेंट के रूप में भी हम यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है साइक्लोस्पोरिन ए, जो कि इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, और इसको प्रोड्यूस करने वाला जो फंजाई है ये है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। तो कि ये जो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम है ये प्रोड्यूस करता है साइक्लोस्पोरिन ए। और जब किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांटेशन या हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, तो साइक्लोस्पोरिन ए की जो टैबलेट है वो उस पेशेंट को दी जाती है।
इसके बाद आता है मिथेनोबैक्टीरियम, जो कि मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है, और जितने भी रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं जैसे कि काऊ, बफेलो, उनके गट के अंदर ये बैक्टीरिया पाया जाता है, जो कि बायोगैस फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है और ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है। इसके बाद आता है स्ट्रेप्टोकोकस, जो कि स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम को रिलीज़ करता है, और अगर हमारे ब्लड में कहीं क्लोट बन जाता है तो ये इस क्लोट को रिमूव करने के लिए इस एंजाइम को यूज़ किया जाता है। इसके बाद आता है बेसिलस थुरिंजिएंसिस। ये बैक्टीरिया इसको हम एज अ बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारी क्रॉप्स में किसी तरह की कोई डिजीज़ होती है तो ये इसको रिमूव करने के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। ये जो बेनिफिशियल हमारे लिए कैसे हैं, बेसिलस थुरिंजिएंसिस जो है, इसका जो स्पोर्स होते हैं इसको हम यूज़ करते हैं, और हमारे जो क्रॉप्स हैं उनके ऊपर जब हम इनको स्प्रेड करते हैं तो अगर कोई इंसेक्ट उन प्लांट्स को या फिर उस क्रॉप्स को यूज़ करता है, खाता है, तो फिर उसके गट में पूरा बिकॉज उसकी अल्कलाइन पीएच वैल्यू एडजस्ट नहीं हो पाते तो वो पूरी गट उसकी पूरी डैमेज हो जाती है, जिससे कि ये हमारी क्रॉप्स को ज़्यादा हार्मफुल नहीं, हमारी जो क्रॉप्स हैं उनके लिए ज़्यादा हार्मफुल नहीं हो पाता, तो इसलिए इसको बायो कंट्रोल एजेंट के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है एक वायरस जो कि है न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। ये वायरस भी एज अ बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में हम यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट ट्राइकोडर्मा फंजाई, ये भी बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में ही हम यूज़ करते हैं। जो भी हमारे क्रॉप्स होते हैं, हमारी फसलें होती हैं, उनको हम सेफ रख सकते हैं इन सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके। क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा केमिकल स्प्रेड किए जाने लगे हैं। जो फर्टिलाइज़र्स मार्केट से ख़रीद के लेके आते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स यूज़ होते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें बनाई गई हैं जो कि नेचुरली बनाई गई हैं, मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके कुछ नेचुरल चीज़ें बनाई गई हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं और जिनसे हमारी फसलें भी सेफ़ रहें और हमें कोई उनका नुकसान भी ना हो। इसीलिए हम इनको बायो कंट्रोल एजेंट के नाम से जानते हैं और इनका हमें कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट भी नहीं होगा। इसके बाद आता है ब्लू ग्रीन एल्गी, या फिर हम इसको साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, जो कि पैडी फील्ड में मेनली यूज़ होता है। पैडी फील्ड में इनको मेनली यूज़ किया जाता है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आफ्टर दैट कुछ एल्गी हैं जैसे कि नोस्टोकैनाबिना और ऑसिलेटेरिया, इनको हम एज अ बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। बायो फर्टिलाइज़र मीन्स नॉट केमिकल फर्टिलाइज़र। जो मार्केट से हम ख़रीदते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, बट ये कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है और कम्प्लीट नेचुरल फर्टिलाइज़र होता है, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके या एल्गी को यूज़ करके इसको बनाया जाता है। इनको हम इसीलिए बायो फर्टिलाइज़र भी बोलते हैं। इसके बाद आते हैं कुछ बैक्टीरिया जो कि बायो फर्टिलाइज़र्स के रूप में हम यूज़ करते हैं, जैसे कि राइजोबियम है, एजोस्पेरिलियम है और एजोटोबैक्टर है, जो कि बायो फर्टिलाइज़र्स के रूप में हम यूज़ करते हैं। तो ये कंप्लीट चैप्टर आप अगर पूरा रीडिंग करके भी देखेंगे एनसीईआरटी की बुक से, तो ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मैंने छोटे से वीडियो में कवर किए हैं। अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं और आपको क्विक रिवीजन करनी है तो ये आप क्विक रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।